हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MED2। MED2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज मैं वो कराऊंगी, ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, सीरीज़ बाय सीरीज़ कराऊंगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, आइए देखते हैं। सतत विकास के आयाम एवं अवधारणाएं कौन सी है, उसके मूल सिद्धांत क्या है। सतत विकास की अवधारणा के बारे में बताना है, उसके मूल सिद्धांत और उसके मूल सिद्धांत क्या थे, क्या। सतत विकास को धारणीय या टिकाऊ विकास भी कहते हैं, ठीक है। सतत विकास को धारणीय विकास या टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है। सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बगैर वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी सतत विकास। यानी विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे और वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। नुकसान पहुंचाए बिना है, प्राकृतिक संसाधनों को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। ब्रडलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का अर्थ है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना पूरा करना, ठीक है। इसमें भी वही है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं, यानी ऐसा ना हो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि हम सारे वर्तमान जो पीढ़ी है हम लोग सारे ही सारे प्राकृतिक संसाधनों का ख़त्म कर दे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना। तो उनके लिए उनसे समझौते किए बिना पूरा करना, ठीक है। की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना पूरा करना। अंत सतत विकास का अर्थ उस विकास से है जिसे निरंतर चालू रहना चाहिए। सतत यानी निरंतर, ठीक है। निरंतर चालू रहना चाहिए, इसे लगातार चालू रहना चाहिए। ये सभी लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधार की रचना है, ठीक है। जैसे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य तथा जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार, प्राकृतिक पर्यावरणीय साधनों की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। सतत विकास के मूल सिद्धांत, आइए इसके सिद्धांत के बारे में देखते हैं। विकास का अधिकार अंतर पूर्तीय दृष्टि को रखकर पर्यावरण की रक्षा को विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि विकास की प्रक्रिया हो पर पर्यावरण की रक्षा को उसका अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। विकास हो, विकास की प्रक्रिया हो, विकास होना चाहिए, पर पर्यावरण की रक्षा, विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण की रक्षा को उसका अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा को अभिन्न अंग माना चाहिए विकास की प्रक्रिया में। सभी राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि सभी लोगों की सदा उच्च जीवन गुणवत्ता पर समझौते किए बगैर उत्पादन एवं उपभोग के असतत प्रतिमानों को कम करना, ठीक है। सभी राज्यों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी लोगों की उच्च जीवन गुणवत्ता से समझौते किए बिना, मतलब लोगों की जीवन की गुणवत्ता से समझौते किए बगैर उत्पादन और उपभोग के असतत प्रतिमानों को कम करना, ठीक है। असतत प्रतिमानों को कम करना। आर्थिक वृद्धि सतत विकास से संबंधित हो, ठीक है। आर्थिक वृद्धि जो हो, हमारा आर्थिक उद्देश्य जो आर्थिक वृद्धि जो हो वो सतत विकास से संबंधित हो। राज्य ये सुनिश्चित करे कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, विशेषकर विश्व व्यापार की नीतियों जो गरीब देशों के विरुद्ध विभेदकारी है, सतत विकास के लिए परिवर्तित की जाए, ठीक है। उसमें बदल दी जाए, सतत विकास में परिवर्तित की जाए, सतत विकास में बदल दी जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। आर्थिक वृद्धि सतत विकास से संबंधित हो, ठीक है। मतलब पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जाए। राष्ट्रीय प्राधिकरणों की कुल उत्पादन के हिस्से में पर्यावरणीय लागतों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय प्राधिकरणों के कुल उत्पादन के हिस्से में पर्यावरण लागतों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कार्य करना चाहिए। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन राष्ट्रीय आर्थिक नीति का अभिन्न हिस्सा है। राष्ट्र के प्राधिकरणों के कुल उत्पादन के हिस्से में पर्यावरण लागतों के, ठीक है, मतलब जो उसकी लागत है ना
उत्पादन के कुल हिस्से में जो कुल हिस्से में पर्यावरण लागतों के राष्ट्र के प्राधिकरणों या उनके जो राष्ट्र के जो प्राधिकरण होती है उन्हें क्या करना चाहिए कि राष्ट्र के जो कुछ उत्पादन में से, यानी मतलब कुछ पैसे हो गए या कुछ लाइक उत्पादन के हिस्से में से पर्यावरण की मतलब पर्यावरण में उनका योगदान रहना चाहिए। पर्यावरण के लिए भी उन्हें कार्य करने चाहिए प्राधिकरणों को। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्राधिकरणों को, राष्ट्र के प्राधिकरणों को पर्यावरण के लिए भी कार्य करना चाहिए। उनके उसके लिए नीति बनानी चाहिए, उसमें अपना इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। राज्यों के बीच पर्यावरण मुद्दे के संबंध में सूचना का आदान प्रदान जागरूकता पर आधारित। राज्य, हाँ ठीक है ये ना जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। ठीक है, पर्यावरण से मुद्दे जो भी है एक दूसरे को आदान प्रदान, क्योंकि यार पर्यावरण ना किसी एक की समस्या नहीं है। ये पर्यावरण किसी एक की समस्या नहीं है, सब राज्य, सब पर इसका जलवायु परिवर्तन क्या है, किसी एक राज्य पे थोड़ा ना इसका प्रभाव पड़ रहा है, अन्य राज्यों में इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अन्य सब राज्यों में इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सबको ना मिलजुल के आदान प्रदान, सूचना देनी चाहिए, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए पर्यावरण की रक्षा के लिए। ठीक है, अन्य सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से पर्यावरण विवाद को हल करना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति एवं राज्य के सतत विकास के लिए भागीदारी विकसित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। ठीक है, वही है कि मतलब किसी एक की समस्या नहीं है, बातचीत करके उसके हल, पर्यावरण से संबंधित जो भी विवाद है उसका हल ढूंढना चाहिए। ठीक है, और उसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सतत विकास की अवधारणा को समझने के लिए सतत विकास के 4 परिमापों का नाम लिखिए। ठीक है, ये सतत विकास की अवधारणा को समझाने के लिए, ठीक है, मतलब सतत विकास की अवधारणा को समझ 4 परिमाप के नाम लिखने। तो 4 परिमाप कौन से हैं? सतत विकास के 4 परिमाप है ग्रहण क्षमता, अंतरपीढ़ीय समता तथा न्याय, लैंगिक विषमता, विविधता। ठीक है, ये 4 है। और इसमें से हमें 2 की विस्तृत में व्याख्या करने से डिफाइन करना है 2 को। ठीक है, तो हम ग्रहण क्षमता और अंतरपीढ़ीय समता तथा न्याय को विस्तृत से इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रहण क्षमता, ठीक है, ग्रहण क्षमता से आप क्या समझते हैं? ये सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है 5 नंबर में कि ग्रहण क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। पृथ्वी का एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष पर थोड़ा मानव जीवन संभव है, नहीं है ना। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर मानव जीवन संभव है। अति प्राचीन काल से पृथ्वी मानव का भरण पोषण करती आ रही है। ठीक है, बहुत पहले से, क्योंकि पृथ्वी में क्या प्राकृतिक संसाधन जो है ना, जो प्रकृति की देन होती है, जो हमें किसी ने नहीं दी होती, जो हमें प्रकृति की देन, ये पानी है, हवा है, सांस लेने के लिए हमारे पास स्वच्छ हवा, ये सब प्रकृति की तो देन है। धूप, सूरज, दिन रात, ये सारी चीज़ें जो है भरण पोषण करती आ रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। ठीक है, भविष्य इस प्रकार पृथ्वी के पर्यावरण ने हमें सतत जीवन प्रदान किया। ठीक है, इस प्रकार क्या है, पृथ्वी के जो पर्यावरण है उन्होंने हमें सतत जीवन प्रदान किया है। तो अब हमारा भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उसे सतत बनाए रखें। ग्रहण क्षमता से तात्पर्य सहने की क्षमता से। ठीक है, ग्रहण क्षमता, ग्रहण यानी सहने की क्षमता से। पृथ्वी की ग्रहण क्षमता के संदर्भ में इसका अर्थ मनुष्य की अनिश्चित काल तक सतत रखने की क्षमता से है। मनुष्य को अनिश्चित काल तक सतत रखने की क्षमता से है। इसलिए मनुष्य का दायित्व ये बनता है कि वह अपने सतत गतिविधियों से पृथ्वी की ग्रहण क्षमता को बनाए रखे। ठीक है, इसलिए मनुष्य की क्या जिम्मेदारी बनती है? ग्रहण क्षमता से, वो कब तक सहन कर सकती है। अब ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मानव की असतत, गैर सतत क्रियाओं की वजह से ही तो हो रहा है। प्रदूषण, पेड़ पौधे काटे जाने, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सारे औद्योगिकरण, सबके कारण क्या हो रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है, जलवायु पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है। ठीक है, गर्मी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है।
जलवायु बहुत ज़्यादा परिवर्तन, कभी सर्दी कभी गर्मी, बिन मौसम के बरसात, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, गैर सतत क्रियाओं से तो हो रही है मनुष्य की, किंतु मानव की गैर सतत क्रिया पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। ठीक है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। मैं रीड कर रही हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में आप रीड करोगे बहुत ईजिली समझ जाएगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स बना रखे हैं। जिससे पृथ्वी पतन की ओर जा रहा है। ठीक है, मनुष्य गैर सतत क्रियाएं करता जा रहा है, जिससे क्या पृथ्वी पतन की ओर जा रही है। इसलिए मनुष्य को ऐसी पद्धतियों का विकास करना चाहिए जिससे संसाधनों का परिरक्षण हो सके और पृथ्वी अनिश्चित काल तक इसी प्रकार हमें जीवन देती रहे। ठीक है, इसलिए मनुष्य को ऐसी संसाधनों का परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण हो सके जिससे पृथ्वी अनिश्चित काल तक हमें इसी प्रकार मानव जीवन देती रहे। ठीक है, अंत्यपीढ़ी समता तथा न्याय। ठीक है, अभी देखते हैं। अंत्यपीढ़ी समता से अभिप्राय पृथ्वी के संसाधनों का पीढ़ियों के बीच इस प्रकार विचारपूर्ण उपयोग से है जिससे वर्तमान पीढ़ी भी इसका उपयोग करे तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये कायम रहे। ठीक है, पृथ्वी के जो भी संसाधन है पीढ़ियों के बीच इस प्रकार विचारपूर्ण उपयोग से है, मतलब इस तरीके से कि अब हम वर्तमान पीढ़ी है, अगर हम लोग पृथ्वी के जो संसाधन है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ ऐसे संसाधन है जो असीमित नहीं है, जो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा, कोयला पेट्रोल डीजल ये सब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तो बचनी चाहिए ना, इसलिए विचारपूर्ण उपयोग से है कि विचारपूर्ण, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहे। अंत्यपीढ़ी समता का संबंध निष्पक्षता व न्याय से है। इसका अर्थ एक ऐसे विचारपूर्ण संतुलन से है जिससे हमारी वर्तमान तथा भविष्य की भी आवश्यकता पूरी हो सके। उपभोक्तावाद विश्व गैर सतत क्रियाओं को जन्म देता है, जिसके कारण हमारी आने वाली पीढ़ी के पास अधिक गरीब एवं प्रदूषण विश्व होगा। अंत्यपीढ़ी समता से अभिप्राय ये है कि नीतियाँ इस प्रकार तय की जाए जिससे हमारी आज की आवश्यकताओं का, हमारी भविष्य की आवश्यकताओं का तथा हमारे बाद विश्व में रहने वालों का बराबर ध्यान रखा जाए। ठीक है, हमारी वर्तमान पीढ़ी, हमारी भविष्य की पीढ़ी तथा आने वाली जो हमारे बाद विश्व में रहने वालों का भी बराबर सबका ध्यान रखा जाए। अंत्यपीढ़ी समता पर्यावरण सुरक्षा, संसाधन उपभोग तथा सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अनिवार्य अंग बन गई है। अंत्यपीढ़ी समता संसाधनों के उपयोग में एक ऐसे संतुलन की मांग करती है जिससे वर्तमान समाजों की खपत मांग को पूर्ण किया जा सके तथा भविष्य की पीढ़ियों को भी पर्याप्त संसाधन सुलभ कराए जा सके। सॉरी, अंत्यपीढ़ी समता पर चिंतन न करने का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रशांत महासागर के नोरू राज्य का है। ठीक है, अंत्यपीढ़ी समता पर चिंतन न करने का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रशांत महासागर के नोरू राज्य का है, जिसके पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया ने उसका शोषण किया। नोरू में फॉस्फोरस की अधिकता थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन में फॉस्फोरस की कमी के कारण वहाँ कृषि उत्पादन बहुत कम था। 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई खनिकों ने नोरू सरकार से अनुबंध कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नोरू के नागरिकों को लगभग एक दशक के लिए भरपूर रोजगार मिला, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठा। किंतु ऑस्ट्रेलियाई खनिक सारे फॉस्फोरस की खनन करने के उपरांत नोरू को छोड़कर चले गए। नोरू राज्य के पास धन व रोजगार का अभाव था, जिससे वह ना तो आगे बढ़ सका और न ही पर्याप्त जीवन शैली को कायम रख सका, तथा वहीं के नागरिकों ने मादक पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर दिया तथा वहाँ बड़े बड़े गुंडों का शासन शुरू हो गया। अंत्यपीढ़ी समता को वातावरण परिवर्तन अनुबंध के अनुच्छेद 3 के महत्वपूर्ण भाग में स्थान दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अनुबंधकर्ताओं को मानवता की पीढ़ियों के लाभ समता के आधार पर और अपने साझी तथा विभेदीकृत उत्तरदायित्वों के अनुसार पर्यावरण व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए। किंतु इस कर्तव्यों में कुछ कमियां हैं, जैसे इसमें यह नहीं बताया गया कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, वर्तमान में किन
उपायों को अपनाया जाए या अपने व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन लाए जाए जिससे भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा की जा सके। इस प्रकार अंत्यपीढ़ीय समता एक सिद्धांत है जो वर्तमान पीढ़ी की गैर सतत क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, अंत्यपीढ़ी समता क्वेश्चंस में समझ में आ रहा है ना। अंत्यपीढ़ी समता तथा न्याय मतलब समता, समानता, मतलब बराबर, समान। ये नहीं कि हम लोगों ने, वर्तमान पीढ़ियों ने सारा कुछ खत्म कर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो न्याय, समानता, न्याय मतलब इस प्रकार से किया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण तथा सूखा। ठीक है, ये भी टिप्पणी में आ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, मरुस्थलीकरण जमीन का मरुस्थलीकरण तथा सूखा। मरुस्थलीकरण जमीन का खराब होकर अनुपजाऊ हो जाने की प्रक्रिया है जिससे जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों के साथ अन्य कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। अंत जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास होता है। ठीक है, मरुस्थलीकरण क्या है? जमीन का खराब होकर, ठीक है, जमीन मतलब खराब हो गई, अनुपजाऊ हो गई हो, मतलब उस पर कुछ उगाने योग्य नहीं रही है, हो जाने की प्रक्रिया। ठीक है, और ये किस कारण होती है ऐसी, मतलब जमीन खराब किस कारण होती है? जिसमें जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियों के साथ, ये किस कारण होती है? जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियाँ, अर्धशुष्क कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। ठीक है, वो रेगिस्तान में बदल जाती है। अंत जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी और ह्रास आता है। ठीक है, मरुस्थलीकरण जमीन का खराब मतलब जमीन अब खराब हो गई है, उसमें उत्पादन, उस पर कुछ उगाने योग्य नहीं रहा है। ठीक है, उसकी ज़मीन की जो उत्पादन क्षमता है, जो किसी चीज़ को उगाती है, वो चीज़ अब ख़राब हो गई है, ह्रास हो गई है, उसमें कमी आ गई है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ये सारी चीज़ें जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियाँ, इन सभी चीज़ों के कारण ये होती है। विश्व के लगभग 10 खरब लोग निर्धन वर्ग में शामिल है और वह अपनी आवश्यकताओं के लिए भूमि पर आश्रित है, जिस कारण मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, विश्व के लगभग 10 खरब लोग निर्धन वर्ग में शामिल है। निर्धन वर्ग में शामिल होने के कारण वह क्या है? अपनी आवश्यकताओं के लिए भूमि पर आश्रित है, उस पर निर्भर है, जिसके कारण मरुस्थलीकरण की जो समस्या वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मरुस्थलीकरण का सबसे अधिक प्रभाव अफ्रीका में है, किंतु उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, चीन तथा दूसरे देशों में भयंकर सूखे की समस्या इस बात की ओर संकेत दे रही है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भी मरुस्थलीकरण की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। ये एक विश्वव्यापी समस्या है। ठीक है, मरुस्थलीकरण किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या, पूरे विश्व की समस्या है। किंतु इसका निवारण करने के लिए इसके विषय में क्षेत्रीय स्तर पर सोचना होगा। इस दिशा में क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रयास करने होंगे, जिससे मरुस्थलीकरण व भूमि के क्षय को रोका जा सके। इस समस्या पर सर्वप्रथम चर्चा 1977 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन में हुई, किंतु प्रशासनिक व आर्थिक सहायता न मिलने के कारण यह विफल रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग तथा भागीदारी। ठीक है, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग तथा भागीदारी। 1987 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क ने वैश्विक समस्याओं जैसे ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव, शार्क दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाया गया था 1987, जिसका नाम क्या रखा गया था? शार्क। उसने वैश्विक समस्याओं जैसे ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक विनाश के क्या कारण हैं व उनके परिणाम, इन सभी पर एक अध्ययन किया था तथा इसका निष्कर्ष ये निकाला था कि विभिन्न देशों के सहयोग से ही इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। जल संसाधन भागीदारी। हिमालय की गोद से गंगा से दो ब्रह्मपुत्र तथा मेघना जैसी नदियाँ निकलती हैं तथा दक्षिण एशियाई देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भारत तथा बांग्लादेश के लाखों लोगों का भरण पोषण करती है।
इन विशाल नदियों तथा घाटियों के सतत विकास के लिए विभिन्न देशों के बीच संसाधनों का मिलकर उपयोग करने के लिए सहमति तथा समन्वय होना आवश्यक है। जल संसाधन के साझा उपयोग, ठीक है। इन विशाल नदियों और घाटियों के सतत विकास के लिए मतलब इनका सतत विकास, लगातार इनका विकास होता रहे, इन विभिन्न देशों के बीच मिलकर उपयोग करने के लिए सहमति तथा समन्वय होना आवश्यक है, ठीक है। मिलकर ही किसी चीज़ का निवारण किया जा सकता है, ठीक है। जल संसाधन के साझा उपयोग से संबंधित सार्क देशों में कई द्विपक्षीय संधियां बनाई गई है। इसके लिए क्या हुआ, जल संसाधन के साझा उपयोग सब लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, ठीक है। तब सब लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए उसको कई संधियां बनाई गई, जैसे भारत तथा नेपाल के बीच पंचवेश्वर संधि, भारत एवं बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग, नदियों का रखरखाव तथा जल परियोजना का प्रबंध क्षेत्रीय सहयोग से ही हो सकता है, क्योंकि नदियाँ व्यवस्थाएं सीमा पार होती है। इससे सभी संबंधित देश लाभ उठाते हैं, एक सीमा के पार होती है, ठीक है। एक ही देश से थोड़ा ना, वो तो दूसरे देश इधर उधर से एक नदी दूसरे देश की तो ओर से निकल रही है, अब वो निकल रही है तो सब देश उसका लाभ उठा रहे हैं ना। तो इसका जो रखरखाव है, जो उसकी परियोजना है, जो परियोजना प्रबंध, वो सब क्षेत्रीय सहयोग से ही तो हो सकता है, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना घाटी बाढ़ संभावित क्षेत्र है। इसमें रहने वाले लोगों की निर्धनता का मुख्य कारण बाढ़ है। इन लोगों को इस प्रकोप से बाहर निकालने के लिए उन्हें बाढ़ से बचने के तरीकों से अवगत कराना आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सूचना अलर्ट जारी किया जाए, मतलब पहले ही बता दिया जाए। ये तभी संभव है जब नदियों के ऊपरी तथा निचली धारा पर स्थित देशों के बीच जल मौसम विज्ञान के आंकड़े तथा सूचनाओं का आदान प्रदान हो, ठीक है। उनका आदान प्रदान होना चाहिए ना, तभी संभव है। वायु प्रदूषण, एशियाई भूरा बादल अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर एक शीतकालीन धुंध रहता है। फिर शीतकालीन धुंधलापन, वो पता क्या है, वायु प्रदूषण के कारण धुंधलापन रहता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई देशों में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण एक विकट समस्या है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। ऊर्जा, जल उत्पादित ऊर्जा तथा प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए प्रभावकारी क्षेत्रीय सहयोग एवं व्यापार जरूरी है, ठीक है। संयुक्त राज्य, इसमें ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं रीड कर रही हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अमेरिका की एक एजेंसी है जिसने दक्षिण एशिया के देशों में सहयोग तथा ऊर्जा संसाधन विनिमय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, जिससे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विकास नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना तथा विद्युत एवं प्राकृतिक गैस जैसे व्यापार के लिए आवश्यक बाजारों का विकास करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पोस्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे वीडियो चला रही हूँ, आप पोस्ट कर करके पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में बनाए गए किन्हीं 5 पर्यावरणीय विधानों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, ठीक है। भारत में बनाए गए, मतलब भारत में तो पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे कानून बनाए गए, तो उसमें से 5 का वर्णन करना है, ठीक है। पर्यावरण के निरंतर दोहन के मामलों को देखते हुए मतलब पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन किया जा रहा था, उन सब सारे मामलों को देखते हुए हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। वर्ष 1969 में केंद्र सरकार द्वारा एक विधेयक तैयार किया गया। इस विधेयक को 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, जो जल अधिनियम 1974 कहलाया, ठीक है। जल से रिलेटेड यह अधिनियम भारतीय पर्यावरण विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास था। यह अधिनियम भारतीय पर्यावरण विधि के क्षेत्र में प्रथम व्यापक प्रयास था, ठीक है। पहला प्रयास था यह, जिसमें प्रदूषण की विस्तृत व्याख्या की गई। इस अधिनियम ने एक संस्थागत संरचना की स्थापना की ताकि वे जल प्रदूषण को रोकने के उपाय करके स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। जल अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ठीक है। जल अधिनियम,
1974 में बनाया गया। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में, ठीक है। ये अधिनियम 16 मई 1978 को लागू किया गया, ठीक है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया, ठीक है। ये वन से रिलेटेड है, ठीक है। जीव जंतुओं, पेड़ पौधे वनस्पति, उन सबको जो खतरा होता जा रहा है उसके बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया। ये क्या है? वन संरक्षण अधिनियम। पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है ना, उससे रिलेटेड ये कानून बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। सॉरी। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। जैव विविधता के लिए भारत विश्व में जैव विविधता के स्तर पर 12वें स्थान पर है, ठीक है। अकेले भारत में लगभग 45,000 पेड़ पौधे में 81,000 जानवरों की प्रजातियाँ, इतने सारी जानवर की प्रजातियाँ वो सब क्या है, विलुप्त होती जा रही है। तो उन सब के लिए ये जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या, सतत विकास के बहुआयामी उपागम, सतत विकास का बहुआयामी उपागम के बारे में बताना है, ठीक है। बहुआयामी उपागम पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे से संबंधित है, ठीक है। बहुआयामी उपागम किससे संबंधित है? पर्यावरण और विकास के मुद्दे से संबंधित। ये उपागम ये मानता है कि कोई भी विकास जो स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र से छेड़छाड़ करता है, कोई भी विकास मतलब जो विकास किया जा रहा है वो पारिस्थितिक तंत्र से छेड़छाड़ करता है, बहुआयाम उपागम में नीति निर्धारण उससे संबंधित है, ठीक है। बहुआयामी उपागम में नीति निर्धारण स्तर स्थानांतरण तंत्र होता है जिससे पर्यावरण प्रभाव पर रोक लगे तथा किसी भी सामाजिक आर्थिक संकट की रोकथाम के लिए उपायों का पूर्व अनुमान किया जा सके, ठीक है। इसमें बहुआयामी उपागम में क्या है, पहले से ही अनुमान लगाया जाता है जिससे कि उसके उपायों का रोकथाम किया जा सके और उसका उपाय निकाले जा सके, हल निकाला जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब विकास, कोई भी विकास हो पारिस्थितिक तंत्र से छेड़छाड़ कर रहा है या उससे रिलेटेड है। सॉरी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए किन्हीं दो अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सम्मेलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो किन्हीं दो अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते हुए उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी उसका बताना है, ठीक है। पर्यावरणीय समस्या किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि ये एक विश्वव्यापी समस्या है, इसलिए पर्यावरण सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। अनेक पर्यावरणीय समस्याएं राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहती है, उनके समाधान के लिए ऐसी प्रौद्योगिकी तथा ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती है जो व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक देश के पास नहीं होते हैं। उनका निदान अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। पर्यावरण किसी एक देश की समस्या नहीं है बल्कि एक विश्वव्यापी समस्या, पूरे विश्व की समस्या है और इसके निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए? किसी एक देश के पास इसके समाधान नहीं हो सकता है, उसके पास, ठीक है, ऐसे संसाधन नहीं होते, ऐसे प्रौद्योगिकी नहीं होती है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका के लिए कानून बनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। बहुत सारे वैसे तो बनाए गए, बस में से जो दो बताने तो दो, फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन में कमी के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपनी पार्टियों को उसके प्रति प्रतिबंध करता है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें कमी के लिए लेकिन लक्ष्य बाध्यकारी, मतलब उसमें कमी की जाए, इतने प्रतिशत कमी की जाए, ये लक्ष्य निर्धारित किया जाता है इसमें, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया और वर्ष 2005 में लागू किया है, ठीक है। 1997 में अपनाया गया जापान में और 1905 में ये लागू किया गया है। इसके तहत ये स्वीकार किया गया है कि 150 से अधिक वर्षों की औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप वातावरण में GHG उत्सर्जन के वर्तमान उच्च स्तर के लिए विकसित देश मुख्य रूप से जिम्मेदार है, ठीक है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे ज़्यादा विकसित देश जिम्मेदार है, ठीक है। प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन के लिए विस्तृत नियमों को वर्ष 2001 में माराकेश में COP 7 में अपनाया गया और इसे माराकेश समझौते के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल चरण, ये चरणों के हिसाब से हुआ, ठीक है। ये आप देख लेना, वर्ष 2005 से 2012 तक उसमें कितनी फीसदी, उसमें 5% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दूसरा चरण ये 2013 से 2020 तक, ठीक है। पेरिस समझौता COP 21 के सम्मेलन में भी किया जाता है, ठीक है। ये सब देख लेना। ठीक है। अब राष्ट्रों के सतत विकास को प्रभावित करने के लिए किन्हीं 2 क्षेत्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। राष्ट्रों के जो सतत विकास को प्रभावित करने के लिए 2 क्षेत्रीय समस्याएं क्या है? क्षेत्रीय समस्या, पर्यावरणीय समस्या, दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय समस्याएं देखते हैं। विकास तथा पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक दूसरे पर निर्भर है तथा एक दूसरे पर को प्रभावित करें। विभिन्न देश अपने भौगोलिक परिस्थितियों एवं जलवायु के स्तर पर पर्यावरण संबंधी जिन चुनौतियों से जूझ रहे हैं विभिन्न देश, ठीक है, अपने भौगोलिक और जलवायु स्तर पर पर्यावरण संबंधी जिन चुनौतियों से जूझ रहे उनका समाधान ढूंढने के लिए राज्य विशेष दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए, जो उस राज्य की सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताओं, सांस्कृतिक मूल्यों एवं राजनीतिक ढांचे के अनुरूप हो। मरुस्थलीकरण तथा सूखा, ठीक है। राष्ट्र के सतत विकास को प्रभावित करने क्षेत्रीय समस्या एक तो ये हो गई मरुस्थलीकरण तथा सूखा, ठीक है। एक ये देख लेना। बाढ़ तथा मृदा अपरदन दूसरा ये है, ठीक है। बाढ़ आना, मृदा अपरदन, ये दूसरी क्षेत्रीय समस्या, ठीक है। अब इसमें ये आता है विकास और पृथक्करण, ठीक है। टिप्पणी में आ सकता है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 के दशक में विकसित और विकासशील दोनों ही देश आर्थिक प्रगति चाहते थे, ठीक है। अब वो स्वतंत्र हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अब वो आज़ाद हुए थे, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 के दशक में विकसित और विकासशील दोनों ही देश आर्थिक प्रगति चाहते थे, ठीक है। 1950 आज़ाद नहीं, ये बात की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 के दशक में अब विश्व युद्ध हो गया था, सबकी अर्थव्यवस्था क्या चरमरा गई थी, डगमगा गई थी, ठीक है। हर कोई देश विकास करना चाहता था, ठीक है, आर्थिक प्रगति चाहते थे, परंतु विकसित देश शीघ्र ही पीछे रह गए। विकासशील देश शीघ्र ही पीछे रह गए। विकसित देश क्या थे, उनके पास संसाधन थे, डेवलपमेंट था उनका, पहले से थोड़ा थोड़ा विकास था, तो वो रह गए। विकासशील देश क्या पीछे रह गए। विकसित देशों ने पूंजीवाद के ढांचे को अपनाया, ठीक है। विकसित देशों ने तो पूंजीवाद के ढांचे को अपनाया तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण हुआ।
नई नई नीति अपनाई, ठीक है। इससे क्या उनका उनका तो अच्छे से उनकी तो अर्थव्यवस्था अच्छी चली गई, उनका तो आर्थिक विकास अच्छे से हुआ, परंतु विकसित देश जो है, विकासशील देश, वो तो पीछे रह गए। गैर कृषि क्षेत्रों में कम सीमा शुल्क की नीतियों तथा आर्थिक सहयोग और विकास के संगठन पर कुछ मात्रात्मक प्रतिबंधों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से विस्तार किया। दूसरी ओर विकासशील देशों ने, जिनमें से अनेक 1950 के दशक में स्वतंत्र हो गए थे, विकास की दोहरी संरचना अपनाई। विकास के शुरुआती चरणों के मूल निर्यात उल्लेखनीय वृद्धि हुई और धीरे धीरे उसमें कमी होने लगी तथा संरचना में परिवर्तन करके मूल वस्तु के निर्यात की अपेक्षा उत्पादन के स्तर में गिरावट आई। दूसरा प्रभाव इन देशों में जनसंख्या विकास पर पड़ा। शहरीकरण की तीव्र गति और शिक्षित बेरोजगारी युवकों की संख्या में वृद्धि की विचित्र विशेषता बन गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब विकसित देशों में क्या प्रभाव पड़ा, विकासशील देशों में क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी बातें। सतत कृषि के लिए आवश्यक पौधे की उपज के विभिन्न तरीके, ठीक है। सतत कृषि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक समूह को अपना योगदान देना आवश्यक है, तभी हम सतत कृषि समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। पौधे की उपज के तरीके, पौधे की उपज किस प्रकार की जाने, सतत उपज के तरीके, विभिन्न उपागम शामिल हैं। सतत उपज के तरीकों में विभिन्न उपागम शामिल हैं। प्रत्येक योजना में स्थल विज्ञान, मिट्टी के लक्षण, जलवायु परिवर्तन, कीट कीटाणु, उपलब्ध स्थानीय निवेश, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए। पानी की सुविधा, कीटनाशक दवाइयों की, जलवायु परिवर्तन, इन सारी चीज़ों की विज्ञान, मिट्टी का लक्षण, मिट्टी किस प्रकार की, ये सारी चीज़ों की ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। सॉरी। मिट्टी प्रबंध, ठीक है। निवेश का सही प्रयोग, सामाजिक सांस्कृतिक तथा जीवन शैली का सम्मान, सतत कृषि प्रथाओं से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याएं, ठीक है। सतत कृषि प्रथाओं से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याएं क्या है। आधुनिक तीव्र कृषि की प्रक्रिया ने पारंपरिक कृषि साधनों को नाटकीय ढंग से परिवर्तित किया है। इसका स्थान अब नई प्रौद्योगिकी, मशीनीकरण, ज़्यादा रसायनों का प्रयोग तथा सरकार की अधिकतम उत्पादन नीतियों ने ले लिया है, ठीक है। अब क्या, ज़्यादातर पहले लोग बाग क्या करते थे, मशीन का ज़्यादा उपयोग थोड़ा ना करते थे, बैल से जोते जाते थे। अब ट्रैक्टर वगैरह आ गए, मशीनें आ गई है, और कीटनाशक दवाइयों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना, ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। और इसके दो तरीके, किसी भी चीज़ का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके दो प्रभाव पड़े हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।